आज हम हिबिस्कस प्लांट के बारे में इन डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। हम बात करेंगे कि हिबिस्कस प्लांट्स में फूल क्यों नहीं आते हैं, और अगर फूल आते भी हैं बड्स के रूप में, मतलब कि कलियां तो आती है लेकिन वो कलियां खिल नहीं पाती हैं और वो पहले ही खिलने से पहले झड़ जाती हैं। तो इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि गुड़हल के पौधों में पत्ते पीले होने का कारण क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है। पत्तों में कुछ अजीब धब्बे यानी कि स्पॉट्स भी बनते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों होता है और इसका हम किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे अगर पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए हम क्या करें, ताकि पौधों की जो ग्रोथ है अगर वो रुक जाती है तो उसको हम किस तरीके से और प्रमोट करें जिससे पौधों की जो ग्रोथ है जो रुकी हुई होती है वो फिर से बूस्ट हो जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन सी खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़हल के पौधे के लिए खासकर, ताकि गुड़हल का पौधा हमें ढेर सारे फूल देता रहे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में। मेरा नाम है सुधाकर और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको हिबिस्कस प्लांट की केयर एंड टिप्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि इससे वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। सेकंड, अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे जब भी मैं कोई नया कंटेंट अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम हिबिस्कस प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके गुड़हल के पौधे में स्लो ग्रोथ आपको देखने में आ रही है या उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है जैसा आप चाहते हैं कि पौधे की ग्रोथ होना चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। और कई बार आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावर्स के बड्स तो आते हैं लेकिन वो फ्लावर के बड्स कभी फूल बन ही नहीं पाते हैं, वो उससे पहले ही झड़ जाते हैं या तो फिर उसी में रह के वो येलो होकर के ड्रॉप कर जाते हैं। तो अगर आपके गुड़हल में भी आपको ये समस्या दिखने में आ रही है तो इसके मेन दो कारण हो सकते हैं दोस्तों, जिसमें पहला है सनलाइट। दोस्तों हिबिस्कस प्लांट एक सन लविंग प्लांट है जिसे मिनिमम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही होती है। दोस्तों हिबिस्कस प्लांट को वार्म टेम्परेचर यानी कि सामान्य गर्म वातावरण पसंद होता है, जिसका आइडियल टेम्परेचर आप मान सकते हैं 18 से 30 सेंटीग्रेड हो सकता है। इस टेम्परेचर में हिबिस्कस प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर आपका भी गुड़हल का पौधा ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है दोस्तों, तो आप उसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे उसे पर्याप्त सूरज की किरणें मिल सकें। आप उसे, अगर आपके पास खुली छत है तो आप छत के पास में रख सकते हैं जहाँ पे उसे 6 से 8 घंटे की धूप मिल सके। अगर आपके पास वैसी जगह नहीं है, आपके पास शेड वाला इलाका है, तो अगर आपके पास कोई बालकनी वाली जगह है जहाँ पे आपको अच्छे सूरज की किरणें मिलती हो, आप उसे वहाँ भी रख सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सूरज की किरणें ठीक से नहीं आती है, उदाहरण के लिए आप अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ शायद आप गुड़हल के पौधे को ठीक से ग्रो ना कर पाए। अगर ग्रो कर भी लेते हैं तो उसमें से फूल ठीक से नहीं आएंगे। लेकिन कुछ अपार्टमेंट्स में जहाँ पे आपको सूरज की किरणें प्रॉपर प्राप्त होती हैं, अगर आप ऐसी फेसिंग वाले इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे आप गुड़हल का पौधा ग्रो कर पाएंगे, और वहाँ से आप अगर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है उस पर तो आप ठीक से फूल भी उसमें से ले पाएंगे। सेकंड दोस्तों, आपके गुड़हल के पौधे ठीक से ग्रो ना होने की या फ्लावर ड्रॉप की समस्या का जो एक और कारण ये हो सकता है कि आपके गुड़हल के पौधे के ग्रो होने के लिए जो ज़रूरी वेल ड्रेन सॉइल मिक्स की ज़रूरत होती है, आप शायद वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अब वेल ड्रेन सॉइल का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप ऊपर से पानी डालो और पानी फटाक से नीचे से निकल जाए। हाँ, मैं जानता हूँ मीनिंग इसका यही होता है। मिट्टी में ही अपने पौधे को लगा करके आप उसे ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं या हम गमले में पौधे को लगा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मिट्टी में लगाना काफ़ी नहीं होगा। आपकी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट एंड भुरभुरी होनी ज़रूरी है। तो मिट्टी में हम यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपको जो चाहिए होगा केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों मेनली, जिसमें पहला है मिट्टी। आप चाहे तो रेड सॉइल ले सकते हैं या ब्लैक सॉइल ले सकते हैं, जो भी आपके एरिया के अकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। सेकंड, आपको चाहिए होगा कोकोपीट। आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों।
थर्ड जो आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों वो है कंपोस्ट। अब कंपोस्ट में आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी परफेक्टली फ़ाइन है, आप तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब ये तीनों ही चीज़ें डालने के बाद आपको बस इन तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है दोस्तों। और अब ये तैयार हो गया है आपका वेल ड्रेन सॉइल मिक्स दोस्तों। इसमें अगर आप पौधे को लगाएंगे तो पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या आ रही होगी आपको दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के पौधे में भी मेरे इस प्लांट के जैसे पत्तियों पर धब्बे बन रहे हैं, स्पॉट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो भी संक्रमित पत्तियां यानी कि जो भी प्रॉब्लम वाली पत्तियां हैं जिन पर ऐसे धब्बे आ रही है उनको हटा देना है। आपको आपके गमले या ग्रो बैग का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको चेक करना है दोस्तों कि कहीं पानी लंबे समय के लिए उसमें रुक तो नहीं रहा है। अगर लंबे समय तक पानी रुका रहेगा तो इससे जड़ गलन यानी कि रूट रॉट की समस्या हो सकती है दोस्तों। ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करने के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि आपके गमले की ऊपर की मिट्टी को हल्का सा गुड़ाई कर देनी है। अगर आप गुड़ाई कर देंगे तो इससे जो पानी साइड में जम जाता है वो जमेगा नहीं और प्रॉपरली जो पानी है वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा। गुड़ाई करने के कुछ दिन बाद भी अगर आपके प्लांट में अगर पानी जो है वो अगर रुका रहता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो ड्रेन होल है वो कवर हो चुका है और जिसकी वजह से पानी जो है वो गमले से बाहर नहीं जा पा रहा है। तो इसके लिए आपको गमला चेंज करने की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। अब अगर आपने ड्रेन सिस्टम प्रॉपरली चेक कर लिया है, सब कुछ अच्छा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक फंगीसाइड का आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मैं जो फंगीसाइड इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों वो ये है साफ फंगीसाइड। साफ फंगीसाइड एक केमिकल बेस्ड फंगीसाइड है दोस्तों जो काफ़ी अच्छा काम करता है और काफ़ी ज़्यादा जो गार्डनर्स हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। मेनली इसे रोज़ फ्लावर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है दोस्तों, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं, जैसे कि जड़ों में फंगस का अटैक होना या पत्तियों पर पीले धब्बे आना, पत्तियों का झड़ जाना। तो आप अगर गुड़हल के पौधे इस्तेमाल करें तो इसमें भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पत्तों का पीलापन के बारे में। दोस्तों हिबिस्कस पौधों में पत्ते पीले होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि अंडर वाटरिंग करना। अंडर वाटरिंग करने से यानी कि पानी कम देने से पौधे स्ट्रेस में जा सकते हैं, जिससे वे अपने पत्ते को येलो कर गिरा सकते हैं। दूसरा, हमें पौधों में ओवर वाटरिंग भी नहीं करना चाहिए। ओवर वाटरिंग करने से पानी यानी कि जो जड़ें हैं वो मिट्टी में होने के कारण लंबे समय तक और ज़्यादा पानी होने के कारण उनमें सड़न की समस्या आ सकती है, तो रूट रॉट जिसे आप कह सकते हैं। तो अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इससे पौधों में स्ट्रेस होगा एंड जड़ें अगर गलेंगी तो वो अपनी पत्तियाँ गिरा देंगी येलो करके। तो आपको पानी तभी डालना है जब छूने पर ऊपर से 1 या 1.5 इंच की मिट्टी सूखी दिखाई दे। दोस्तों इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के वजह से भी आपके गुड़हल के पौधों की पत्तियां जो होती है वो पीली हो सकती है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि पत्तियां पीली होने पर जो उसकी नसें दिखती है इसे आयरन क्लोरोसिस कहते हैं। अब इसमें आयरन की जो तत्व होता है अगर उसकी कमी हो जाती है तो आयरन क्लोरोसिस के कारण पत्तियां जो होती है उसकी जो क्लोरोसिस करने की जो क्षमता होती है, जो पत्तों की जो कलर आता है वो क्लोरोसिस की वजह से आता है। अगर वो खत्म हो जाता है तो पत्तियां पीली हो जाती है। तो इस केस में आपको बस आयरन डेफिशिएंसी अगर आप कंप्लीट कर देंगे तो आपकी जो पत्तियां हैं जो पीली पड़ रही है वो नॉर्मल पत्तियों में बन जाएगी, क्लोरोसिस बनने लगेगा और पत्ते हरे भरे फिर से हो जाएंगे। अब मैं जो यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी के लिए यूज़ करता हूँ दोस्तों वो ये है जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये फेरस ऑक्साइड है जो बायो फर्टिलाइज़र है। तो इसे मैंने 1 लीटर के इस डब्बे में मैंने परचेज़ किया था, जो मैं आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है दोस्तों मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको बस एक ढक्कन लेना है, इसी का ही आप ढक्कन ले सकते हैं। उसमें से आप 5 ml के करीब आप इसका जो क्वांटिटी है आप वो ले लीजिएगा और उसे 1 लीटर के किसी भी बकेट, मग या फिर आपके पास अगर कोई ऐसा बीकर है तो उसमें डाल करके उसको घोल बना लीजिए। मतलब एक ढक्कन उसमें डाल दीजिए और पानी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए एंड वो पानी को आप सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे पौधों में आप डाल सकते हैं। अभी तो मानसून का समय चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा बारिश को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा सा गैप आता है तो तब डालिएगा। तो इससे जो क्लोरोसिस की प्रॉब्लम है दोस्तों, जो आयरन डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा।
इन सभी के अलावा एक और मेन कारण है दोस्तों जिसकी वजह से आपके गुड़हल के पत्तों के पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं, तो उसमें ये कारण जो है वो सूरज की रोशनी है। अब सूरज की रोशनी अगर गुड़हल के पौधे के पत्तों को नहीं मिलती है तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा दोस्तों, क्योंकि गुड़हल के पौधों को तो एक गर्म पसंद पौधा होता है, तो उसे 6 से 8 घंटे की धूप तो चाहिए होती है। तो आप अगर गुड़हल के पौधे लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आपको पर्याप्त धूप उस पौधे को मिल सके, ताकि वो खुद को ग्रो कर सके और खाना बना सके, यानी मतलब फोटोसिंथेसिस कर सके। इसके अलावा इसके ठीक ऑपोजिट अगर ज़्यादा रोशनी पड़ने लगती है गुड़हल के पौधों पे, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस टाइम पे भी गुड़हल के पौधे जो होते हैं अपने पत्ते को पीले करके गिराने लग जाती है और उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो गुड़हल के पौधों के लिए आप कभी भी अगर आपके समर टाइम पे अगर आपके पास आपके इलाके में अगर ज़्यादा गर्मी आती है तो एक शेड नेट ज़रूर लगा लीजिएगा, या फिर आप जो है गुड़हल के पौधे को थोड़े छाएदार जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ पे कम धूप लगती हो। इससे जो है आपका गुड़हल का पौधा जो है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो झुलस नहीं जाएगा एंड साथ साथ जो है पत्ते पीले भी नहीं होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं गुड़हल के पौधों में लगने वाले कीड़ों के बारे में। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा अटैक होने वाला जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है गुड़हल के पौधों में वो है मीलीबग्स का अटैक। अगर ऐसे कहूँ तो दोस्तों गुड़हल का पौधा अक्सर जाना ही जाता है मीलीबग्स की अटैक के लिए। इसके अलावा इसमें थ्रिप्स का भी काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है दोस्तों, जिसमें आपको इसके पत्ते मुड़े हुए दिखाई देंगे। अगर आपके भी गुड़हल के पौधे में पत्ते मुड़े हुए दिखते हैं तो समझ लीजिए कि इसमें थ्रिप्स का अटैक हुआ है। अब इसका अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए दोस्तों तो ये पौधे में ग्रोथ को होने नहीं देगा और बर्ड्स भी नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो वह भी मुड़े हुए होंगे दोस्तों बर्ड्स, जिसमें कलियां आएंगी और छोटी छोटी कलियां ही झड़कर गिर जाएंगी। फूल खिलना तो दूर की बात है दोस्तों, अगर बर्ड हल्का खिलता भी है तो वह भी टेढ़ा होकर उसी छोटे साइज में रह जाएगा और वो ढंग से खिलेगा भी नहीं। अब ऐसी कंडीशन से आपके पौधे को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, चलिए अब उसकी बात करते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपसे केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों तरीके के बारे में बात करूँगा। आप दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड से, जिसमें मेरे पास है ये टेफकोर पेस्टिसाइड जो कि टाटा कंपनी की तरफ से है, जिसमें डायमेथोएट 30% का होता है, जो मुझे कुछ 200 के आसपास पड़ा था दोस्तों। इसमें जो आपको प्राइस दिख रहा है इस प्राइस में मुझे नहीं मिला था, उस टाइम डिस्काउंट चल रहा था शायद, तो जिस वजह से मुझे 200 में मिल गया था। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग चैनल का नाम रख करके उल्टा मैं ही केमिकल का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि पहले मुझे इन सब की उतनी नॉलेज नहीं थी कि ऑर्गेनिक क्या होता है, केमिकल क्या होता है। मुझे तो बस कीड़ों से, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है पौधों में कीड़ों की, उससे छुटकारा चाहिए था, तो मैंने ख़रीद लिया था, जो भी मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। हालांकि अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूं दोस्तों, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इनको आपको दिखा रहा हूं कि इनका भी किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये खाने वाले पौधे तो नहीं हैं, तो आप चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फूल या जो दूसरे पौधे होते हैं ऑर्नामेंटल, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें नहीं खाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको इसका ढक्कन खोल के दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है दोस्तों, एंड साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पौधे जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा डोज होने की वजह से ख़राब भी ना हो और इसमें लगने वाले जो कीड़े हैं वो भी नष्ट हो जाए। तो दोस्तों आपको बस इसके ढक्कन से 1.5 यानी कि 1.5 ढक्कन टेफकर को 1 लीटर पानी में मिलाकर आप पौधों पर शाम के समय पर स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। आप किसी भी स्प्रे बॉटल की मदद से आप जो है अपने पौधों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इसे यूज़ करने के बाद अपने हाथ ज़रूर धो लें। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक तरीक़ों की कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक तरीके से पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीक़ों में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल एक कड़वा सब्सटेंस है जो पौधों की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है दोस्तों। नीम ऑयल कई प्रकार के कीड़ों से पौधों को बचाता है दोस्तों, जैसे कि एपिड्स, मिलीबग्स, सफ़ेद मक्खी यानी कि वाइट फ्लाइज या फिर कैटरपिलर कह सकते हैं।
ये इन कीड़ों के अंदर जाकर उन्हें खाने से, यानी कि वो जो अपना भोजन खाते हैं बना के उसको खाने से, उनको प्रजनन करने यानी कि उनकी संख्या को बढ़ाने में और साथ साथ उन्हें अंडे देने से भी रोकता है। नीम ऑयल एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है हम जैसे ऑर्गेनिक गार्डनर्स के लिए। ये ऑयल फंगस डिसीज़ को भी रोकता है दोस्तों, जैसे कि पाउडरी माइल्ड्यू, पौधों में जो काले धब्बे आते हैं वो, और साथ साथ पौधों में जो रस्ट पड़ता है उससे, तो इन सभी से भी नीम ऑयल जो है बचाता है। दोस्तों नीम ऑयल इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो पौधों में हो रहे बीमारी को भी फैलने से रोकता है। अगर प्लांट के हेल्थ की बात करें दोस्तों नीम ऑयल के अंदर, तो नीम ऑयल आपके प्लांट के हेल्थ को बढ़ाता है, क्योंकि ये कीड़ों और उनसे होने वाले बीमारियों के स्ट्रेस से भी बचाता है। ये आपके प्लांट्स में न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जो आपको एक हेल्दी प्लांट ग्रो करने में मदद करता है। नीम ऑयल अलग अलग पावर के साथ आता है दोस्तों, जिसमें मिनिमम 1500 ppm वाला नीम ऑयल या उससे ऊपर की पावर वाला आप यूज़ करें, ताकि बेहतर पेस्ट कंट्रोल आप कर सकें। इसके नीचे के पावर का नीम ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उससे आपको बेहतर रिज़ल्ट शायद ना देखने को मिले। मैं जो नीम ऑयल यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 10,000 ppm वाला नीम ऑयल है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और इससे काफ़ी अच्छा पेस्ट कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट जो मैं बायो कीटनाशक का उपयोग करता हूँ दोस्तों, वो है एक्सोडस। ये एक बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट है दोस्तों, जो इस प्रकार के डिब्बे में आता है। ये थोड़ा महंगा ज़रूर होता है दोस्तों, लेकिन काफ़ी असरदार होता है पौधों पर। इसे कैसे यूज़ करना है इसकी विधि आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। मैं आपको इसे निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों कि ये कैसा दिखता है अंदर से। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कुछ इस तरह का हल्का गाढ़ा द्रव्य होता है काले रंग का, जिसे आप अपने पौधे पर छिड़काव कर सकते हैं। इसकी कुछ मात्रा जैसे कि 1.5 से लेकर के 2 ml को आप 1 लीटर पानी में मिला करके अपने पौधों पर आप छिड़काव करें। इससे आपके पौधे हेल्दी बने रहेंगे। अब इसके अलावा एक दूसरा कीटनाशक जो मैं यूज़ करता हूं दोस्तों, वो है HPN कंपनी का ये सुपर सोनाटा। वैसे तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है दोस्तों, लेकिन इसे कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कीट पतंगे पौधों पर आती है और पौधों का रस चूसती है, तो पौधे स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन ये कीड़े ही चूस लेते हैं। तो ये क्या करता है HPM का सुपर सोनाटा, जब हम इसे पौधों पर छिड़कते हैं तो पौधों में जो ज़रूरत की न्यूट्रिशन, जो सभी पोषक तत्व होते हैं, उसकी पूर्ति कर देता है। और साथ साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है पौधों में। इससे पौधों में इससे लड़ने की, जो बीमारियां आती हैं कीट पतंगों से, उससे लड़ने की शक्ति आती है। ये पौधों की ग्रोथ और उनसे उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाता है दोस्तों। आप इसे केवल गुड़हल में ही नहीं, पर सभी प्रकार की फूल और सब्जी वर्गीय फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो 3 प्रकार के कीटनाशक जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने इन गुड़हल के पौधों पर और बाकी दूसरे फल और सब्जियों वाले पौधों पर, ताकि ये मुक्त रह सके इन कीड़ों से जो इनकी ग्रोथ होने नहीं देता है। आप भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों पर। अपने गुड़हल के पौधे हो सकते हैं या जो भी फूल या फल या सब्जियों के पौधे होते हैं, आप बिल्कुल इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है और आप इसे बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। साथ साथ आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप HPM का सुपर सोनाटा और एक्सोडस आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल नीम ऑयल का इस्तेमाल करके भी जो है अपने इन जो कीड़े आते हैं इनसे आप बचाव कर सकते हैं। आप हफ्ते में 1 या 2 दिन सीज़न के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप इन पौधों को जो है इन खतरनाक कीड़ों से बचा सकें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन खादों की जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गुड़हल के पौधों में, ताकि आप उनसे ढेर सारे फूल ले पाएँ। खाद पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। ये पौधों को जो भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति करता है। अब दोस्तों मिट्टी में खाद डालने से पहले आप 1 दिन या 2 दिन पहले पौधों के गमले में पानी ना डालें। मिट्टी कुछ इस तरह सूखी होनी चाहिए जैसे आप वीडियो में यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन इतना भी सूखी नहीं होना चाहिए कि पौधा मर ही जाए दोस्तों। कुछ इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एकदम कड़क भी नहीं और एकदम नरम भी नहीं। तो इस तरह हम किसी खुरपी की मदद से पहले मिट्टी को चारों ओर से खोद लेंगे। इस तरह से खोदने पर कई बार
कुछ जड़ें कट जाती है दोस्तों, तो आप परेशान मत होइए दोस्तों, क्योंकि पौधा फिर से अपनी जड़ों की ग्रोथ कर लेगा खुद ब खुद। अब दोस्तों मैं आपको कुछ प्रकार के खादों के बारे में बताऊंगा जिनका मैं खुद इस्तेमाल करता हूं अपने इन गुड़हल के पौधे या दूसरे फल और फूल वाले पौधों में और सब्जियों वाले पौधों में। तो खाद के लिए दोस्तों आप इस तरह गोबर की खाद की इस्तेमाल कर सकते हैं जो पूरी तरह डिकम्पोस्ट हो चुका हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों, जिसे आप किसी भी पास के नर्सरी या फिर किसान शॉप से ख़रीद सकते हैं, या घर पर ही खुद से किचन वेस्ट से तैयार किया गया आप खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई और प्रकार के खाद का भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ऑर्गेनिक गार्डनिंग में, जैसे कि सरसों की खली का इस्तेमाल, बोन मील का इस्तेमाल, सीवीड या फिर गौमूत्र का इस्तेमाल। गौमूत्र से मेरा मतलब है जीवामृत। तो ये सारी खादें हैं दोस्तों जिसे आप अपने पास की नर्सरी से या इधर उधर से आप ले सकते हैं। गौमूत्र आप चाहें तो गौमूत्र यानी कि जीवामृत जो है दोस्तों, गोबर और गौमूत्र और बाकी सब चीज़ों को मिला करके आप खुद जो है जीवामृत बना सकते हैं, जिसे आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। अगर इतना सब कुछ नहीं होता है दोस्तों तो आप नॉर्मली जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद है आप वो डायरेक्टली डाल सकते हैं। अगर इससे भी आपको आसान तरीका चाहिए तो ये तो दोस्तों जो तरीके हैं आपको बताए हैं मैंने, ये नॉर्मल तरीके हैं जिसे आप आसानी से पास में से ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सब पॉसिबल नहीं होता है, इसकी तामझाम नहीं चाहिए, तो आपको मैं एक जो मैं आजकल अभी यूज़ करने लगा हूँ मैं आपको उसका भी डिटेल्स बता देता हूँ दोस्तों। तो ये जो आप देख पा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं एरवन कंपनी का ये जो गुड़हल का पौधे का जो खाद है, इसे मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें गुड़हल के पौधे के लिए ज़रूरी सभी पोषक तत्व जो है दोस्तों वो अवेलेबल है। एंड यकीन मानिए दोस्तों, इसमें मैंने खाद डालने के बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिला है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। एंड इवन आपको सिर्फ अगर आपका 12 इंच के गमले में अगर लगा हुआ है गुड़हल का पौधा तो आप 2 या 3 मुट्ठी डाल सकते हैं, और उसके डालने के कुछ 1 से 2 हफ्ते बाद आप देखिएगा दोस्तों कितना बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों इतने प्रकार के ऑर्गेनिक खाद हैं हमारे पास पौधों में डालने के लिए। अब अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा खाद डालूं, कौन सा खाद सही रहेगा एक अच्छी ग्रोथ के लिए, ताकि आप भर भर के फूल ले पाएँ अपने गुड़हल के पौधों से। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं दोस्तों और गार्डन का शौक़ रखते हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है देखभाल के लिए, साथ ही अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और ज़्यादा गंदगी नहीं फैला सकते मिट्टी और खाद की, तो दोस्तों ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं एरवन कंपनी का ये प्लांट ग्रोथ बूस्टर। यह एक कंप्लीट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है दोस्तों, जिसमें गुड़हल के पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे यूज़ करने के बाद आप ढेर सारे फूल पा सकते हैं। मैं ये खुद यूज़ करता हूँ दोस्तों, एंड यकीन मानिए इसके यूज़ के 1 से 2 हफ्ते बाद ही आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। खाद को आपको हर महीने में एक बार यूज़ करना है दोस्तों, पौधों में डालना है प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। आप देखेंगे जैसे ही आप जो है खाद डालेंगे आपको भर भर के फूल आएंगे एंड आप लिटरली सेटिस्फाइड रहेंगे खाद को यूज़ करके। तो दोस्तों इस खाद का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, साथ ही कुछ और खाद के लिंक भी नीचे दिया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप गुड़हल का पौधा देख पा रहे हैं, ये जो फूल है दोस्तों ये मल्टीपेटल कैटेगरी में आता है, 5 मुखी वाला कह सकते हैं, जो खिलने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। लेकिन ये जो पौधा है दोस्तों ये पिछले 5-6 महीने से एक भी फूल नहीं दिया था दोस्तों। समर में भी नहीं दिया था एंड विंटर के बाद भी जो है एंड में भी इसने कोई भी फूल नहीं दिया था। इसमें बड्स तो कई सारे आते थे लेकिन वही ये झड़कर गिर जाते थे, येलो होकर गिर जाते थे या सड़ जाते थे, लेकिन फिर फूल नहीं बनते थे। तब मैंने इसमें जब ये एरवन कंपनी का जो मैंने खाद डाला था, डालने के ठीक 1 से 2 हफ्ते बाद ही इसमें भर भर के कलियां तो आई ही है, लेकिन वो कलियां बाद में झड़ के गिरी नहीं है दोस्तों, और वो हर कलियां जो है फूल में तब्दील हुई है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। दोस्तों अब हम वीडियो के अंतिम चरण में आ चुके हैं, जहां हमने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया कि आपके गुड़हल के पौधे के जो फूल होते हैं वो क्यों झड़ जाते हैं, कलियां बनती हैं, कलियां आती हैं, लेकिन वो कलियां फूल में क्यों नहीं खिल पाती है। इसके दूसरा जो है इसके पत्ते जो हैं वो पीले क्यों पड़ जाते हैं दोस्तों। साथ ही इसमें पत्तों पर धब्बे बनते हैं, तो उसका कारण और निवारण पर हमने चर्चा किया है। साथ ही साथ पौधों की ग्रोथ पर बात की है दोस्तों, कि पौधे ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते हैं, पौधे का जो साइज़ है वो बढ़ता क्यों नहीं है।
इसके अलावा हमने डिस्कस किया है दोस्तों कि पौधों पर किस किस प्रकार की जो पेस्ट अटैक्स होती हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े का जो अटैक होता है, उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं और उनसे बचने के लिए हम किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, हमने इस बारे में भी बात किया है। एंड इसके अलावा जो फाइनल हमने यहाँ पे बात की है दोस्तों, वो है खाद के बारे में। तो दोस्तों कौन कौन से खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी खाद के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आपसे, जिससे आप अपने गुड़हल के पौधे को अच्छे से ग्रो कर सकें। साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी यहाँ पे शेयर किया है, जिसे मैंने खुद से ट्राई किया है अपने गुड़हल के पौधों पर। उसका रिजल्ट के बाद ही मैंने आपसे इस बारे में शेयर किया है कि अगर आप ये खाद यूज़ करेंगे तो आप भी अपने गुड़हल के पौधे पर ढेर सारे फूल पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी गुड़हल के पौधे के बारे में एक कंप्लीट वर्कशॉप, एक कंप्लीट जानकारी, जितना मैं अपनी ओर से आपके लिए दे सकता था। और गुड़हल की किस तरह से हमको ग्रो करना है गुड़हल के पौधे को, और किस तरह से उसकी केयर करनी है, उसकी जितनी जानकारी मेरे पास हो सकती थी मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है अपने अनुभव और कुछ रिसर्च के माध्यम से। लेकिन अगर फिर भी मेरे से कोई जानकारी छूट गई है तो आप बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको मैं ज़रूर अगले वीडियो या किसी और माध्यम से आपको इस विषय में जानकारी देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।